वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एल्गी में वाउचेरिया की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। वाउचेरिया जो है ज़ैंथोफाइटा नाम के डिवीजन में आती है, जिसमें एक ही क्लास है ज़ैंथोफाइसी, और इसमें और बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जिसमें वाउचेरिया का ऑर्डर है हेट्रोसाइफोनेल्स, फैमिली वाउचेरिएसी, एंड द जीनस इज वाउचेरिया। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले भी आपको बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि ज़ैंथोफाइटा डिवीजन को अलग किया गया क्लोरोफाइटा से बिकॉज ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो उसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो क्या था कि क्लोरोफिल ए के साथ बी नहीं है, ई है, और जो फ्लैजिला है वो दो है लेकिन अनइक्वल है। अनइक्वल फ्लैजिला, तो अनइक्वल फ्लैजिला मतलब लेंथ वाइज भी है और टाइप वाइज भी है, यानी एक टिंसल है और एक विप्लैश है। दूसरा कैरेक्टर जिसने इसको क्लोरोफाइटा से अलग किया वो था कि स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, फैट एंड ऑयल्स, यानी इनमें स्टार्च वगैरह नहीं मिलता है। और अगर और जानना चाहें तो जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज वो वाला नहीं मिलता है जो क्लोरोफाइटा में मिलता है, उसे हम मर्सराइज्ड सेलुलोज कहते हैं, वो नहीं मिलता है। बाकी यही सारे कैरेक्टर ज़ैंथोफाइसी में भी है। हेट्रोसाइफोनेल्स में आप देख रहे हैं कि साइफोनेल्स लिखा है, इसका मतलब इस वाले ऑर्डर में सारे सिनोसिटिक साइफोनियस थैलस वाले मिलेंगे। और वाउचेरिएसी में, जो कि एक एडवांस कैरेक्टर फैमिली है इस डिवीजन की, उसमें वाउचेरिया मिलता है। तो अकरेंस की बात करें अगर हम, अकरेंस, तो हम बात करेंगे अकरेंस की। अकरेंस में क्या है कि ये जो एल्गा है ये एक्वेटिक है और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल भी है। एक्वेटिक में ज्यादातर फ्रेश वाटर है, मगर कुछ स्पीशीज मैरीन भी है, जैसे वाउचेरिया पाइलोबोलाइडिस, ये एक मैरीन स्पीशीज है। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज किस पे मिलती है, जैसे डैम सॉइल पर या ड्राइड अप मतलब सूख चुके पॉन्ड्स पर, मार्जिन्स ऑफ पॉन्ड्स। सूखने का मतलब ये भी नहीं कि इतना सूख जाए कि उसमें पानी न रहे, मतलब वहां कभी पानी था फिर पानी वहां से रिसीड हो गया है, तो उन जगहों पर ये टेरेस्ट्रियल एल्गा के रूप में मिलता है, जो एक डेंस फेल्ट लाइक मैट स्ट्रक्चर बनाता है, यानी एक बिल्कुल दरी जैसे बिछी हो, कालीन बिछी हो, उस तरीके से एक डार्क ग्रीन कलर का एक फेल्ट मैट बनाता है। एक्वेटिक में भी ये देखें कि एक्वेटिक में जहां ये मिलते हैं वहां बहुत शैलो वाटर होता है, शैलो वाटर है।
यानी बहुत गहरा पानी नहीं है। तो हम बेसिकली इसे कह सकते हैं कि ये एक बेसिक रूप से एम्फीबियस टाइप की एल्गी है, जिसमें ये टेरेस्ट्रियल सबस्ट्रेट हैबिटेट को ज़्यादा प्रिफर करती है। तो एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर है, कुछ मैरीन है, और ज़्यादातर ये एक फेल्ट के रूप में मिलती है और स्लो मूविंग स्ट्रीम के किनारे मिलती है। अगर बहुत फास्ट मूविंग स्ट्रीम है, बैंक्स, स्लो मूविंग स्ट्रीम बैंक्स पे ही ये मिलेगी, एक फेल्ट जैसे। अगर उसमें देखा जाए कि वो फेल्ट या मैट किस चीज का बन रहा है, तो हाईली इंटरवूवेन रादर कोअर्स फिलामेंट, यानी बहुत चिकने नहीं, रूखे कोअर्स फिलामेंट से बने होते हैं। तो अगर आप उन्हें छुएंगे तो वो आपको रफ लगेगा अगर फेल्ट को आप छूते हैं। जो इनकी स्पीशीज है जो बहुत ज्यादा मिलती है वो है सेसाइलिस, माउचेरिया जेमिनाटा, माउचेरिया अनसिनाटा, माउचेरिया एम्फीबिया। तो बहुत सारी स्पीशीज हैं, इनकी लगभग 40 स्पीशीज पाई जाती है, लगभग 40 स्पीशीज पाई जाती है। ये दिसंबर से फरवरी तक नॉर्थ इंडिया में मिलती है और बेसिकली ये एक टेम्परेट रीजन की स्पीशीज है। वाउचेरिया ज्यादातर कहां पाया जाता है? जो थोड़े ठंडे हो, ठंडे प्रदेश हो। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका क्या है? थैलस कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल slender irregularly branched siphonous filament। थैलस कैसा है? इरेगुलरली ब्रांच्ड साइफोनियस फिलामेंट। अगर इसका एक हम छोटा सा स्ट्रक्चर बनाए, तो साइफोनियस का मतलब हो गया कि उसमें कोई सेप्टा नहीं है, सिर्फ लंबे लंबे फिलामेंट्स हैं। और ये फिलामेंट्स कैसे हैं? एसेप्टेट हैं। टेरेस्ट्रियल फिलामेंट्स ज्यादातर एक कलरलेस राइजॉइडल स्ट्रक्चर से अटैच रहते हैं, जिसे हम हेप्टेरॉन बोलते हैं। ब्रांचिंग इरेगुलर है और स्पेरिंग मतलब रेयर है। यानी ब्रांचिंग क्या होगा कि बहुत लंबे लंबे फिलामेंट मिलेंगे, लेकिन आपको ब्रांचिंग बहुत कम मिलेगी, कहीं कहीं मिलेगी। हालांकि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, लेकिन एक जनरल फीचर ये है कि ब्रांच
इरेगुलर है और कहीं कहीं मिलती है, और सेप्टा कहीं भी नहीं मिलता है। केवल सेप्टा वहां मिलता है जहां पे वुंड्स अकर हो जाए, यानी कोई घाव हो जाए। तो वुंड्स जब बन जाते हैं, मान लीजिए यहां पर एक घाव हो गया या यहाँ पे पंचर हो गया, थैलस पंचर हो गया, तो इसके नीचे एक सेप्टा बन जाएगा इसे अलग करने के लिए। अदरवाइज सेप्टा आर एब्सेंट है एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेप्टा मिलेगा लेकिन कहां मिलेगा? बेस ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। सेल की बात करें अगर, सेल मतलब कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी, तो अगर हम उसकी बात करें और एक एलएस उसका बनाए तो हम ये देखेंगे कि बाहर की तरफ एक पेक्टिन की लेयर है, उसके अंदर एक बहुत कम मात्रा में सेलुलोज है, और फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। तो यहां पर बाहर से अंदर की तरफ एक थिक या थिन, यानी ये मोटा भी हो सकता है पतला भी हो सकता है, एक साइटोप्लाज्म की लेयर होती है। और साइटोप्लाज्म की लेयर चूंकि ये एक साइफोनियस स्ट्रक्चर है, सिनोसिटिक स्ट्रक्चर है, इसलिए बीच में एक बड़ी सी वैक्यूल होती, एक सेंट्रल वैक्यूल जिसे हम साइफन बोलते हैं, वो पूरे थैलस में रन करती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल साइफन। और इसके इस तरफ ये दूसरा नीचे वाला इसका वॉल है। तो जब हम वॉल से अंदर की तरफ आते हैं तो हमें क्या मिलता है? बहुत सारे डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं जो बाहर साइटोप्लाज्म में जस्ट इनसाइड दी पेरिफेरी होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर है, इसके अंदर ये डिस्कॉइड होगा या थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल होगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी पायरिनॉइड नहीं होगा। तो क्या है? पायरिनॉइड्स क्या है? एब्सेंट है। पायरिनॉइड्स आर एब्सेंट। इनके नीचे जब हम आते हैं तो बहुत सारे इंटरनल, बहुत सारे न्यूक्लियाई हमें मिलते हैं। और ये क्या है? क्रोमेटोफोर। इन दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म यानी कि क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियाई के बीच में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनमें बीच बीच में कुछ वेसिकल्स पाई जाती हैं। ये क्या है? ऑयल वेसिकल्स है, जिनमें फैट या ऑयल रहता है। तो क्या हुआ इसमें कि जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे बाहर की तरफ क्रोमेटोफोर की लेयर होगी, उसके बाद ऑयल वेसिकल्स वगैरह होंगे जिसमें रिजर्व फूड स्टोर रहता है, उसके बाद अंदर की तरफ न्यूक्लियाई रहती है और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल रहते हैं। फिर ये सेंट्रल साइफन है और इसके इधर की तरफ भी वही सारी चीजें हैं। ये पूरा सेंट्रल साइफन पूरे थैलस में रन करता है। पिगमेंट मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल ए प्लस ई। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसमें बीटा कैरोटीन प्लस
कुछ अननोन ज़ैंथोफिल्स मिलते हैं, लेकिन जैसे क्लोरोफाइटा में साइफोनेल्स ऑर्डर है, उसमें जो साइफोनीन और साइफोनोजैंथीन वगैरह मिलते हैं वो इसमें नहीं मिलते, क्योंकि इसे पहले उसी के साथ रखा गया था, बाद में इसे हटाया गया। तो उसमें एक कारण ये भी था कि जो ज़ैंथोफिल्स हैं वो नहीं मिलते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ऑयल, बेसिक ऑयल या फैट के रूप में है, या कभी कभी एक और कंपाउंड मिलता है जिसे हम ल्यूकोसिन बोलते हैं या क्राइसोलैमिनेरिन बोलते हैं, जो कि प्रोटीनेशियस होता है। नेचर इसका क्या है? प्रोटीनेशियस है। और ये तो ऑयल है ही है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि शायद मिलता हो, लेकिन नहीं है। तो यहाँ रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ऑयल एंड फैट, जिसमें ल्यूकोसिन भी रिपोर्टेड है इसमें। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये वाला जो थैलस है ये हाईली इंटरवूवन क्वायर्स फिलामेंट्स, जो कि स्पेरिंगली ब्रांच यानी कभी कभी ब्रांच होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। रंग इसका जरूर डार्क ग्रीन होता है जब आप इसे देखेंगे, लेकिन इसमें रंग कौन सा पाया जाता है? येलोइश ग्रीन, क्योंकि जो क्लोरोफिल ए है उसके साथ थोड़ी मात्रा में ई भी है। ज्यादातर स्पीशीज इसकी टेरेस्ट्रियल होती हैं और स्लो मूविंग वाटर में ये मिलता है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर सिनोबियल एल्गी नहीं है तो आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन एक जनरल और कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कोई भी हिस्सा किसी थैलस का अगर किसी कारण से, फिजिकल या बायोटिक कारण से टूट जाता है छोटे हिस्सों में, तो वो हिस्सा फिर से बड़ा होकर के एक नया थैलस बना लेता है। दूसरा है बाय मीन्स ऑफ ज़ूस्पोर्स। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल फीचर है और कॉमन फीचर है ऑफ कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वाउचेरिया में, जो कि पीरियड ऑफ ड्राइनेस, यानी जब ग्रोथ हो रही है और बीच में ड्राइनेस आ जाए या लो न्यूट्रिएंट की कंडीशन आ जाए या डार्कनेस आ जाए, तो ये इस प्रकार से ज़ूस्पोर बना करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ज़ूस्पोर किस में बनते हैं? ज़ूस्पोरेंजियम में। तो कोई भी, मान लीजिए ये एक ब्रांच है और जिसमें एक साइड ब्रांच है, तो कोई भी ज़ूस्पोरेंजियम एक साइड ब्रांच में साइड ब्रांच के टिप पे डेवलप होता है और इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म और बहुत साइटोप्लाज्म काफी मात्रा में अलोंग विद द मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई एंड रिजर्व फूड मटेरियल इसमें जाते हैं और ये एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर टिप पर बना लेता है। जब ये बन जाता है तो टिप जो है एक सेप्टा द्वारा मेन उससे अलग हो जाती है। अब इसके अंदर क्या है कि साइटोप्लाज्म
इसके अंदर है। अब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई भी हैं और बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स भी हैं। वो सब यहाँ आके एग्रीगेट हो गए हैं, इकट्ठा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए हैं। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल भी वेसिकल्स के रूप में इसमें आ जाता है। और इस दौरान जब ऐसा हो जाता है तो सेंट्रल जो साइफन है या जो वैक्यूल है, इसको हमने मतलब वो कुछ देर के लिए खत्म हो जाती है, कुछ देर के लिए खत्म हो जाती है। और जो साइटोप्लाज्म है ये जो है एक ओवल शेप ले लेता है, यानी इस तरीके से अगर ये एक ज़ूस्पोरेंजियम है तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर ले लेता है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। अब इस समय क्या होता है कि चूंकि अभी हमने आपको बताया था कि बाहर की तरफ क्रोमेटोफोर की एक लेयर होती है, उसके बाद इंटरनल ही न्यूक्लियाई होते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर जहां पर कि ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है इंटायर प्रोटोप्लाज्म और उसमें साइफन भी खत्म हो गई करीब करीब, सारे न्यूक्लियाई जो है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। देयर इज ए चेंज इन दी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटोफोर। अब वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो उसे कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए ये एक इनलार्ज्ड व्यू है ज़ूस्पोर का, तो क्या होगा कि यहां पर न्यूक्लियाई आ जाएंगे और न्यूक्लियाई कैसा होगा देखने में? ओवल शेप होगा। और जो क्रोमेटोफोर है वो क्या है? वो अंदर की तरफ आ जाते हैं, अंदर की तरफ आ जाते हैं। और जो सेंट्रल वैक्यूल है वो बहुत ही कम हो जाती है, यानी होगी लेकिन बहुत कम है। तो इस दौरान अभी भी इस पर कोई सेल वॉल नहीं है, नेकेड है, मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियाई बाहर आ गए हैं। इसे अगर हम ऐसे दिखाएं तो ये एक ओवल शेप न्यूक्लियस है। इसके बाहर की तरफ पेयर में 2 सेंट्रियोल आ जाते हैं हर न्यूक्लियाई के। तो क्या होगा कि हर न्यूक्लियाई के बाहर की तरफ 2 सेंट्रियोल इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। फिर क्या होगा? इन्हीं सेंट्रियोल से एक वेसिकल के रूप में, यानी ये वेसिकल के अंदर, वेसिकल के रूप में दो फ्लैजिलम डेवलप होने लगते हैं। तो ये जो वेसिकल है बाद में इस मेम्ब्रेन से मिल जाती है। तो जब मेम्ब्रेन से मिल जाती है तो क्या होगा इस प्रकार कि एक ये न्यूक्लियस है, जो सेंट्रियोल था वो अब एक ब्लिफेरोप्लास्ट नाम के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। और दो अनइक्वल फ्लैजिला निकले जो लंबाई में भी अनइक्वल है, और एक फ्लैजिला उसमें से फ्लैजिलम टेंसेल टाइप का है। टेंसेल टाइप का है। और ये जो वेसिकल थी ये बाद में मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है। तो हर न्यूक्लियाई के
हर न्यूक्लियाई के सामने, मान लीजिए इसे अब हम ऐसे बनाते हैं, एक ये जूस्पोर है जो एक जूस्पोरेंजियम में, ये क्या है, जूस्पोरेंजियम, एक जूस्पोरेंजियम में एक ही जूस्पोर बन रहा है जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियाई बाहर की तरफ आ गए हैं। तो जब बाहर की तरफ आ गए हैं तो सारे न्यूक्लियाई के ऑपोजिट, यानी सबके, जितने भी हैं इन सब के ऑपोजिट फ्लैजिलम बाहर आ जाता है। अब ये क्या होगा कि जो जूस्पोर है ये पूरे फ्लैजिलम, पेयर ऑफ फ्लैजिलम से ढका हुआ दिखाई देगा सब तरफ से पूरा। तो ये एक सिंगल जूस्पोर है, जूस्पोर है जो कि इसके अंदर बन चुका है और उसके सरफेस पे बहुत सारे जितने न्यूक्लियाई हैं उतने ही पेयर ऑफ अनइक्वल फ्लैजिलम भी निकल आते हैं। अब ये बात सोचने की है कि ये स्ट्रक्चर एक जूस्पोर है या कंबाइंड है। तो अगर आप इसके और जितने और मेंबर्स हैं इस ऑर्डर में, इस क्लास में, उनको देखें तो वो सिर्फ इस तरीके का जूस्पोर बनाते हैं, पियर शेप जूस्पोर बनता है और एंटीरियरली अटैच जरूर होगा, लेकिन दो प्रकार के फ्लैजिलम बनते। तो ये माना गया कि ये जो जूस्पोर है ये सभी जूस्पोर को कंबाइन करके मिल रहा है, यानी एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है, इसलिए इस जूस्पोर का नाम क्या रख दिया, सिन जूस्पोर। तो सिन जूस्पोर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वाउचेरिया। ये इसमें एक पोर के द्वारा बाहर निकल आता है, इट गोज आउट, और कुछ देर जो है मूव करता है पानी में, और मूव करने के बाद किसी सबस्ट्रेटम पर कुछ देर के लिए मूव करने के बाद सबस्ट्रेटम पर बैठ जाता है और धीरे धीरे इसके जो फ्लैजिला हैं वो सारे के सारे रिट्रीट हो जाते हैं। जब फ्लैजिला रिट्रीट हो जाता है तो ये एक तरफ से या दोनों तरफ से, एक तरफ से या दोनों तरफ से इलोंगेट करता है सबस्ट्रेटम के ऊपर। इसमें से कोई भी एक ब्रांच राइजोइड में कन्वर्ट हो जाती है और दूसरी ब्रांच बढ़ करके एक मैच्योर थैलस बना लेती। तो ये जो इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दिस इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर विच इज फॉर्म्ड सिंगली इन ए जूस्पोरेंजियम, एंड दैट जूस्पोर इज ऑल्सो a compound structure, therefore named as sin zoospore। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सिन जूस्पोर कहां मिलता है तो आपका आंसर होगा वाउचेरिया। द नेक्स्ट मेथड है ऑफ रिप्रोडक्शन है बाय मींस ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो नॉन मोटाइल स्पोर्स में क्या होगा, ए प्लेनोस्पोर्स। ए प्लेनो मने होता है चलने वाला, तो ए प्लेनो मने नहीं चलने वाला। तो प्लेनोस्पोर जो उन्हें बोलते हैं जो चल सकते हैं, जो हु कैन हैव द कैपेसिटी टू मूव। तो ए प्लेनोस्पोर वो है जो नहीं चल सकते हैं। तो ये कहां बनते हैं, ये साइड ब्रांच पर साइड ब्रांच की टिप पर डेवलप होता है ए प्लेनोस्पोरेंजियम, और इस तरीके से
इस तरीके से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सर्कुलर, जिसके अंदर एक बिल्कुल सर्कुलर प्रोटोप्लाज्म डेवलप होता है जो कि ए प्लेनोस्पोर कहलाता है। तो ये क्या हो गया, ए प्लेनोस्पोरेंजियम, और ये क्या हो गया, ए प्लेनोस्पोर। इसमें चूंकि ये नॉन मोटाइल है इसलिए इसमें कोई भी फ्लैजिलम वगैरह डेवलप नहीं होगा, और ये जब अनफेवरेबल सीजन आता है तब उस समय ये डेवलप होते हैं। फिर क्या होगा कि जो स्पोरेंजियम है वो रप्चर हो जाएगा और उसमें से ए प्लेनोस्पोर बाहर निकल आएगा, रप्चर हो जाएगा, वो बाहर निकल आएगा। और उसी प्रकार जैसे जूस्पोर इलोंगेट होकर के नया थैलस बनाया था, वैसे ही ये भी नया थैलस बना लेते हैं। इसके बाद जो मेथड है वो क्या है, बाय मीन्स ऑफ एकाइनीट। तो एकाइनीट में अगर हम देखें तो एकाइनीट भी हमने पहले पढ़ा हुआ है नॉस्टॉक में। एकाइनीट वो होते हैं जो थिक वॉल्ड होते हैं, करीब करीब रेस्टिंग स्पोर की तरह होते हैं, और जो नॉन मोटाइल होते हैं। तो क्या होता है कि जब एकदम से पानी वानी की कमी हो जाती है तो जो थैलस है वो इस प्रकार छोटे छोटे सेगमेंट्स में पार्टीशन्ड हो जाता है। पूरा का पूरा फिलामेंट का ज्यादातर हिस्सा इस प्रकार से पार्टीशन हो जाता है। इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट एक थिक वॉल्ड में डेवलप हो जाते हैं। थिक वॉल्ड हो जाता है और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल भी एक्यूमुलेट होकर के, तो ऐसा होने से क्या लगता है कि जो पूरा का पूरा फिलामेंट है वो पार्टीशन्ड हो गया। तो पार्टीशन होने से एक एल्गी है जिसका नाम है गोंग्रोसाइरा, तो ये उसकी तरह लगने लगता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में पामेलार्ड स्टेज था तो वो एल्गी पामेला जैसा दिख रहा था, वैसे ये गोंग्रोसाइरा की तरह दिखता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं फिर, गोंग्रोसाइरा स्टेज। तो ये कब बनती है, जब एकाइनीट्स बनते हैं। तो ये क्या है, एकाइनीट्स है जो कि पार्टीशन ऑफ द होल फिलामेंट या होल थैलस की वजह से बन गए। जब फेवरेबल सीजन आता है तो इसी में से ये बाहर निकल आते हैं और बाहर आकर के ये फिर से इस तरीके से फिलामेंट और राइजॉइड बना करके एक नया थैलस बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जैसे बहुत सारे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा, बिट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जब ये बाहर निकलेंगे तो ये छोटे छोटे बिट्स के रूप में बाहर निकलते हैं और ये अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट करके ये कहीं, मतलब ये छोटे छोटे बिट्स में, बड़ा एकाइनीट है वो नहीं, छोटे बिट्स में बाहर निकला और प्रत्येक जो टुकड़ा है वो अमीबॉइड मूवमेंट करके और बाद में इलोंगेट होकर के एक नया थैलस
बना लेता है। तो ये 4 तरीके हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि इस ज़ैंथोफाइसी का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है आइसोगैमी। जो ज़ैंथोफाइसी यानी येलो ग्रीन एल्गी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन वाउचेरिया में जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो गैमस टाइप का पाया जाता है। तो आइसोगैमी जितने और इसके साथी मेंबर्स हैं उनमें सब में आइसोगैमिट्स बनेंगे, लेकिन यहां पर एंथ्रोजॉइड और वोगोनियम बनेगा। तो जो फिलामेंट होता है या जो थैलस होता है वो ज्यादातर क्या है, मोनोइशियस है, लेकिन ये सारे के सारे फिलामेंट्स जो मोनोइशियस हैं वो सब क्या है, फ्रेश वाटर है। तो डायोशियस कहां मिलते हैं, वो हमेशा किस में मिलेंगे, मैरीन, यानी जो मैरीन स्पीशीज है वो डायोशियस होती है और जो फ्रेश वाटर स्पीशीज है वो मोनोइशियस होती है, जैसे वाउचेरिया, पाइलोवोलाइटिस अभी हमने आपको बताया था, या डाइकोटोमा। ये क्या है, डायोशियस है। मोनोइशियस में बहुत सारे हैं, जैसे सेसाइलिस, वाउचेरिया ग्लोमेरेटा, वाउचेरिया अनसिनाटा, ठीक है। तो बहुत सारी स्पीशीज हैं। तो यहाँ क्या देखा है कि मोनोइशियस है। तो मोनोइशियस का मतलब क्या हुआ कि देर इन दिस टाइप ऑफ थैलस बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम थैलस। तो सेक्स ऑर्गन चूंकि oogamous है, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि oogamous में आप 2 सेक्स ऑर्गन लिखेंगे और उनका नाम क्या होगा, एंथ्रीडियम और ओगोनियम। अब ये पाए कैसे जाएंगे, देखिए कुछ जगह तो ये एक साइड ब्रांच यानी लेटरल आउटग्रोथ होते हैं। अगर एक फिलामेंट है तो उसमें ये एक लेटरल आउटग्रोथ की तरीके से निकलेंगे। एक वोगोनियम है, एक एंथ्रीडियम है। ये एंथ्रीडियम है और ये क्या है, वोगोनियम है। ये तो लेटरल आउटग्रोथ है। कहीं कहीं पर ये साइड ब्रांच में निकलते हैं। तो साइड ब्रांच में क्या है, जैसे जैसे ये तो मान लीजिए लेटरल थे, वाउचेरिया सेसाइलिस या वाउचेरिया एवर्सा। अब यहां क्या है कि साइड में एक ब्रांच होती है। यहां तो लेटरल आउटग्रोथ था, ब्रांच कोई नहीं थी, ब्रांच तो मेन फिलामेंट ही था। यहां पर एक मेन ब्रांच है और उससे एक साइड ब्रांच निकली हुई है। तो 2 तरीके इनके पाए जाते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से भी है। अगर साइड ब्रांच है, आइदर दैट साइड ब्रांच टर्मिनेटेड इनटू ए सेसाइल वोगोनियम, इस प्रकार से टर्मिनेट हो, और उसके नीचे दोनों तरफ एक एंथ्रीडियम लगा हो।
ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यहां पर तो जो साइड ब्रांच है टर्मिनेटेड इनटू ओगोनियम एंड द एंथ्रीडियम आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड। दूसरा हो सकता है कि साइड ब्रांच है वो एक एंथ्रीडियम में टर्मिनेट करे और जो है साइड में ओगोनियम हो। तो ये पोजीशन है इसकी डिफरेंट, कि लेटरल हो सकता है, साइड ब्रांच पे हो सकता है, whether the side branch terminated by a ओगोनियम or terminated by a एंथ्रीडियम and the other sex organ is on the lateral side। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें सेक्स ऑर्गन का, तो एंथ्रीडियम की बात करें अगर, तो एंथ्रीडियम में एक लंबा सा शाफ्ट होता है जो कि फिलामेंट से निकलता है, और कुछ देर बाद इसमें जितने भी साइटोप्लाज्म है वो उसके टर्मिनल वाले हिस्से पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि एक सींग की तरीके से या हॉर्न की तरीके से मुड़ा हुआ होता है। हॉर्न के तरीके से एक मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर वगैरह सब इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ये बेस से एक सेप्टा द्वारा अलग हो जाता है, बाकी वाली सारी पोर्शन जो है वो एज इट इज रहती है, साइफोनियस ही रहती है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो इसमें न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जितने भी न्यूक्लियाई है उनमें प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और वो मेटामॉर्फोज हो जाते हैं एक स्पिंडल शेप्ड एंथ्रोजॉयड में, जिसमें कि फ्लैजिलम लेटरली अटैच होता है। फ्लैजिलम लेटरली अटैच होता है। तो इस प्रकार से एक ये एंथ्रोजॉयड, इसमें बहुत सारे एंथ्रोजॉयड भर जाते हैं और ये एक मैच्योर एंथ्रीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। ओगोनियम की बात करें अगर, ओगोनियम की बात करें तो ओगोनियम में जहां पर ओगोनियम को बनना है, जहां पर ओगोनियम को बनना है उसके नीचे एक मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होने लगता है। मान लीजिए सब जगह है प्रोटोप्लाज्म, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर कुछ डेंस चीज है वो इकट्ठा हो रही है। जहां पर ये इकट्ठा हो रही है वो रीजन इस तरीके से बल्ज आउट कर जाएगा और उसमें ये प्रोटोप्लाज्म उसके अंदर होगा, यानी उसे लीड करेगा जिधर की तरफ। इसे क्या बोलते हैं? वांडरप्लाज्म। इसे वांडरप्लाज्म बोलते हैं, जो कि ओगोनियम को डेवलप करने के लिए वहां पर लीडर की भूमिका निभा रहा है। लीडर की भूमिका निभा रहा है, कैसे निभा रहा है? जैसे कि मान लीजिए वो बल्जिंग हुई और बल्जिंग के बाद इस तरीके से एक पूरा बल्ज हो गया। तो जब पूरा बल्ज हो गया तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे, भाई देखिए ये सेंट्रल साइफन है
और इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म ऊपर जा रहा है। तो जब साइटोप्लाज्म ऊपर जाता है तब भी जो वॉन्डर प्लाज्म है वो ऊपर की तरफ रहता है, ऊपर की तरफ, क्योंकि बाकी और यहाँ पर जितने हैं ऑयल वेसिकल्स वगैरह, डिफरेंट बहुत सारे न्यूक्लियाई वगैरह, और बहुत सारे क्रोमेटोफोर वगैरह सब इसी में चले जाते हैं। अभी भी इसका जो कनेक्शन है वो यहां पर बंद नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है। तो फर्दर स्टेज में अभी ये कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है इसकी। फर्दर स्टेज में जब ये, अच्छा वो गोनियम हमेशा सिसाइल ही रहती है, उसमें कोई स्टॉक नहीं रहता है। अगले स्टेज में जब ये इस प्रकार से एक बीक लाइक स्ट्रक्चर के साथ एक वेसल नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, तब इस समय भी जो पोर्शन ओपन है, लेकिन जब यहां पर एक सेप्टा बन जाएगा, जब यहां पर एक सेप्टा बन जाएगा, उस वक्त यहां पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन से ये यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन में कन्वर्ट हो गए और बीक के पास एक क्लियर एरिया डेवलप हो गया, यानी बाकी सब में डार्क है, लेकिन एक ये क्लियर एरिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव स्पॉट। तो इस प्रकार क्या है कि ये ओगोनियम है, लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएट ना होकर के यूनी न्यूक्लिएट। तो इसके बारे में बहुत सारी हाइपोथेसिस आई कि भाई ये जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन था ये यूनी न्यूक्लिएट में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियाई मिलकर के एक न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा देखिए संभव नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारे जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमेटिन है, उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, वो सारे के सारे न्यूक्लियाई डीजनरेट कर गए सिर्फ एक को छोड़ के। लेकिन काउच ने 1964 में ये बता दिया था कि जब डेवलप होता है तो ये जो वॉन्डर प्लाज्म है ये इस दीवार के सहारे 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 वापस लौट जाता है। यानी जब फर्दर मैच्योरेशन हो रही है तो ये वॉन्डर प्लाज्म जो दूर था वो इस दीवार के सहारे सहारे वापस मेन फिलामेंट में पहुंच जाता है और उसी के साथ सारे न्यूक्लियाई भी वापस चले जाते हैं सिर्फ एक को छोड़ के। तो ये क्या हुआ, एक ओगोनियम डेवलप हुआ जो करीब करीब सेसाइल है, जिसमें एक बीक है जिस पर एक रिसेप्टिव स्पॉट लगा हुआ है। अब होता क्या है कि चूंकि मोनोइशियस है, साइड बाय साइड है, तो आप इस प्रकार से इसे इस प्रकार से ये साइड में रहता है। जैसे अगर हम सेसाइलिस की बात करें तो इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है और यहां पर एक रिसेप्टिव स्पॉट है, बाकी क्रोमेटोफोर वगैरह है। तो ये बिल्कुल एंथ्रीडियम के पास रहते हैं, साइड बाय साइड रहता है। अभी आपको बताया था मैंने कि जो ब्रांच में है उसमें भी साइड बगल में ही रहते हैं। तो क्या होता है कि जब डेहिसेंस होता है और एंथ्रोजॉइड निकलते हैं तो कभी कभी डेहिसेंस में एक सेंट्रल पोर बन जाती है और इससे बाहर
एंथ्रोजॉइड निकलता है, कई सारे छोटे छोटे, ये तो बहुत बड़ा बना है। कई में ये भी होता है कि बहुत सारे लेटरल स्पोर बन जाते हैं। लेटरल पोर बन जाते हैं जिनसे भी एंथ्रोजॉइड बाहर निकल जाते हैं, यानी सिंगल पोर एपिकल एपर्चर के बजाय लेटरल एपर्चर्स बहुत सारे बन जाते हैं जिससे वो बाहर निकल आता है और फिर यहाँ पर रिसेप्टिव स्पॉट पर पहुंच करके फ्यूज कर जाता है। फ्यूज करने के बाद उसका जो न्यूक्लियस है वो ओवम तक पहुंचता है और आपस में फ्यूज करके ये एक फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं और oogoonium जो है अब वो oospore में कन्वर्ट हो जाता है। oospore जो oogoonium था वो अब oospore में कन्वर्ट हो गया, जिसके चारों तरफ एक से ज्यादा वॉल डेवलप हो जाती है और उसका रंग हल्का लाल हो जाता है। ठीक है, तो डेवलप हो जाती है इस oogoonium के अंदर। ये क्या है? oospore। अब इसमें जाइगोट है जो कैसा है? 2n है। अब ये डिवाइड करेगा, लेकिन खास बात यह है कि अभी हमने और जगह पढ़ा था कि जब जाइगोट डिवाइड करता है, मियोसिस होती है, तो मियोस्पोर्स बनते हैं। ऐसा यहां पर नहीं है। तो जाइगोट का जो जर्मिनेशन है, जो जाइगोट का जर्मिनेशन है उसमें कोई भी मियोस्पोर नहीं बनते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसका मतलब है कि जो 2n न्यूक्लियाई है, जो पहला डिवीजन होता होगा वो रिडक्शन डिवीजन होता होगा, ये बाहर निकल आता है और किसी सबस्ट्रेटम पे रुक जाता है और जो जाइगोट है बगैर किसी स्पोर के डायरेक्टली, जैसे जू स्पोर इलोंगेट करता है उस प्रकार इलोंगेट करके एक नया थैलस बना लेता है। क्योंकि अभी हमने उसमें क्लोरोफाइसी में देखा था, या जानते होंगे आप, कि म्यूस्पोर बनते हैं ज्यादातर। म्यूस्पोर ही बाद में फिर से सेटल डाउन होकर के और डिवाइड करके एक थैलस बनाते हैं। यहाँ पर जाइगोट डायरेक्टली ग्रो करता है बगैर किसी स्पोर बनाए, यानी एक जाइगोट से सिर्फ एक ही थैलस बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जाइगोट जो है मतलब रेयर, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत कॉमन नहीं है कि हमेशा होता, क्योंकि जाइगोट का काम जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि एक जाइगोट सिर्फ एक ही थैलस को बना रहा है। तो इस प्रकार से ये सीधे विदाउट मियोस्पोर, नो मियोस्पोर, विदाउट मियोस्पोर ये जर्मिनेट करके एक नया थैलस बना देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया। थैंक यू।